नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। चुनाव आते ही बड़े नेता सुरक्षित ठिकाने की तलाश में दल बदल का दांव खेलने लगे। बीजेपी का खेमा छोड़ने वाले 2 मंत्री ओबीसी एससी की उपेक्षा का बिगुल बजा रहे हैं। हकीकत उनकी खुद की विधानसभा सीटों से शुरू होती है। बिना MY फैक्टर के उनका चुनाव जीतना थोड़ा मुश्किल था। MY फैक्टर यानी मुस्लिम यादव। यही वजह है कि मंत्री विधायकों ने दल बदल की हैट्रिक लगा दी है। इस कतार में कई नाम शामिल हैं। योगी कैबिनेट में श्रम मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले पार्टी छोड़ी। वो 3 बार पडरौना सीट से विधायक रहे हैं। 2 बार बसपा, 1 बार बीजेपी के टिकट पर वो विधायक रहे हैं। वहीं दारा सिंह ने भी भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। वो अब मुख्तार अंसारी के गढ़ की घोसी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर दारा सिंह इस सीट से सपा के टिकट पर लड़ते हैं तो उनकी जीत एकदम पक्की है। इसके अलावा बांदा के तिंदवारी सीट से विधायक ब्रिजेश प्रजापति ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। साथ में शाहजहांपुर की तिलहर सीट से विधायक रोशन लाल वर्मा और कानपुर के बिल्हौर के विधायक भगवती प्रसाद सागर ने भी ठीक चुनाव से पहले भाजपा का साथ छोड़ा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों ओबीसी नेता बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। आज इन्हीं कुछ सवालों के साथ 5 के प्राइम टाइम में करेंगे अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो दीपक बघेल प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। साथ ही साथ कपीश श्रीवास्तव जी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। उसके अलावा अवनीश कुमार हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभाने वाले हैं। तो आप सभी मेहमानों का जनतंत्र टीवी में बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा दीपक बघेल जी आपसे रहने वाला है, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि 1-2 दिन की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिली। कई विधायकों ने यहां पर इस्तीफा दे दिया है। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? पार्टी है, ये कोई माँ बेटे की पार्टी नहीं है कांग्रेस की तरह, ना ही बसपा की तरह किसी भाई बहन की पार्टी है और ना ही समाजवादी पार्टी की तरह एक परिवार की पार्टी है। ये सभी दलों की पार्टी है। ये उन लोगों की पार्टी है, उन गरीब बेघरों की पार्टी है जिनको 43 लाख मकान मिले। ये उन श्रमिकों की पार्टी है जिनको भरण पोषण भत्ते का सम्मान मिला। ये उन किसानों की पार्टी है जिनका किसान कर्ज माफ हुआ और जिनको किसान सम्मान निधि से नवाजा गया। ये उन नौजवानों की पार्टी है जिनको 4.5 लाख रोजगार मिले। ये उन सभी की पार्टी है। आज कुछ नेता जिनको भारतीय जनता पार्टी के सर्वे के अंदर देखा गया कि उन्होंने काम अच्छा नहीं किया, या कुछ नेता जो जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं थे, जो जनता के बीच में बहुत ही कम गए, ये ना के बराबर गए। ऐसे नेताओं का जब हमने सर्वे कराया और सर्वे के दौरान में हमारी चुनाव समिति ने पाया कि कुछ लोगों के टिकट काटने चाहिए या उनको टिकट कटना चाहिए जिन विधायकों ने काम नहीं किया। तो इन विधायकों को लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी से तो टिकट मिलने वाला नहीं, तो उन्होंने दूसरे दलों का रुख अपना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि हमारी जीत किस फैक्टर के साथ में जुड़ सकती है, तो भ्रष्टाचारियों, आतताइयों के साथ में, दंगाइयों के साथ में उन्होंने अपनी दोस्ती कर ली और उनकी पार्टियों में घुसते जा रहे। तो जाने वालों का कोई नहीं रोक सकता। ऐसे लोगों को चले भी जाना चाहिए जो जनता के बीच में काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के साथ में उन सभी लोगों का विश्वास है जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपनी कल्याणकारी योजनाओं से जिन्हें लाभ पहुंचाया, और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं लोगों के विश्वास के साथ में अपनी सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। चलिए ठीक है। कपीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। कपीश जी, जिस तरीके से एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी में खलबली यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक के बाद एक विधायक जो है वो इस्तीफा यहाँ पर दे रहे हैं और बार बार कई विधायकों के ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले हैं, यानी साइकिल पर सवारी करके वो इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी ताल ठोकने वाले हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बड़ी चुनौती यहाँ पर हो जाएगी, अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि कई ऐसे मंत्री होते हैं, कई ऐसे विधायक होते हैं जो लगातार चुनाव की तैयारियों में जुटे रहते हैं और अपना वर्चस्व निछावर करके पार्टी के लिए तमाम तरीके की योजनाएं बनाते हैं, पार्टी के लिए, पार्टी के हित में कार्य करते हैं। अब उन्हें संतुष्ट करना एक बड़ी चुनौती यहाँ पर अखिलेश यादव के सामने भी होगी, क्योंकि अगर टिकट करता है तो नाराजगी होना लाजमी है और अगर टिकट दिया जाता है तो जो नए नेता है, जो पार्टी का रुख कर रहे हैं, उन्हें कैसे समझाया जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती होने वाली है। मतलब कि समीकरण को लेकर मेरा सवाल है। साहिल भाई, सबसे पहली चीज तो हम ये बता दें कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी 2017 में, तो योगी आदित्यनाथ जी शपथ ग्रहण करने के बाद जब अपने मुख्यमंत्री आवास पे गए थे जी, तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि किसकी सरकार चलेगी और कैसे सरकार चलेगी।
क्योंकि गंगा जल से आपको याद होगा कि उन्होंने पूरे घर को इसलिए धोया था क्योंकि वो उससे पहले उसमें अखिलेश यादव जी क्योंकि एक ओबीसी समाज से आते हैं, तो इसलिए उन्होंने गंगा जल का इस्तेमाल कर लिया था। तो वो गंगा जल जो पिछड़ों को धोया था, आज पिछड़े मिल मिल करके उनको धो रहे हैं, क्योंकि 5 साल तक जो पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की और साथ ही साथ ब्राह्मण समाज की जो उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसका हश्र सामने है। और ये किसी और पे आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि 5 साल आपकी सरकार रही है, डबल इंजन की सरकार रही है, और डबल इंजन ने विकास की जगह उत्तर प्रदेश को पतन दे दिया। आप जो है सबका वोट ले लिए, आप विशेष करके पिछड़े वर्ग का और दलितों का वोट लेकर के आप इतनी बड़ी संख्या में बने थे और उन्हीं के विश्वास को आपने तोड़ने का काम किया। कोविड काल के अंदर इन मंत्रियों ने अपने लोगों को खोया है और एक बेड नहीं दिला पाए, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं दिला पाए, तो उन्हें ताने कसते थे लोग, उनके समाज के लोग, कि आपका मंत्री बनने का क्या मतलब है। केवल 5 लोगों की चली और 9 का जो इनकी टीम 9 की और 11 की टीम 11 थी और फिर टीम 9 हो गई थी, उनकी चली। टोटल प्रशासनिक लोगों का बोलबाला रहा, कुछ ही तक माल का बंटवारा रहा। ये तो बंटवारे वाली सरकार है, माल तो खूब उड़ाया है, क्योंकि भ्रष्टाचार एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि इनके समय में 25% जो है वो भ्रष्टाचार के मामले में बढ़ोतरी हुई है और कुछ एक के हाथ में सत्ता की बागडोर रही है। तो वो चीज एक कारण बनी है जिसमें लोग वर्तमान समय में इनकी पार्टी से अपने आप को किनारा लगा करके वो समता मूलक समाज की स्थापना के लिए, सामाजिक न्याय के सिद्धांत के लिए और जातिगत जनगणना के लिए और ओबीसी और दलित समाज के साथ साथ सबको एक न्याय में हिस्सा मिले, उसके लिए आज समाजवादी पार्टी के कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। दूसरी बात आपको साहिल भाई कह दें, समाजवादी पार्टी की ना तो प्रदेश में सरकार थी और ना हमारी केंद्र में सरकार थी, डबल इंजन की सरकार इनकी थी और साथ ही साथ विश्व की सबसे अमीर पार्टी भी यही थे और सबसे बड़ी पार्टी भी यही थे। तो समाजवादी पार्टी तो विश्व की सबसे गरीब पार्टी है और इनसे छोटी पार्टी है। लेकिन आप हमको बताइए कि अगर बाकी लोग छोड़ करके हमारे पास आ रहे हैं तो हमारे पास तो कुछ नहीं है। अब कोई पुलाव छोड़ करके अगर खिचड़ी के पास आ रहा है तो आप सोचिए कि वो विचारधारा की लड़ाई के लिए आ रहा है कि हमें उत्तर प्रदेश को पतन से बचाना है, क्योंकि इस भाजपा के जो नैया के खवैया थे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी। कपिल जी, अगर विचारधारा की ही लड़ाई थी और लगातार यही मोटिव था, एक मिनट पूरी बात कर लूं। मेरा सवाल सुन लीजिए, आप ही से जुड़ा हुआ है कि विचारधारा की अगर लड़ाई थी या ओबीसी वर्ग के साथ ठीक ढंग से व्यवहार नहीं किया जा रहा था, इसकी ही लड़ाई थी, तो ठीक चुनाव से पहले ही ये निर्णय क्यों? यही तो सवाल है। देखिए, नहीं, बिल्कुल उस सवाल का जवाब देंगे। पहले हम एक चीज बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, उसकी नैया के खवैया थे योगी आदित्यनाथ जी उर्फ अजय सिंह बिष्ट साहब। ठीक है, अब अजय सिंह बिष्ट साहब ने एक इतनी बड़ी भाजपा की नैया में छेद कर दिया है कि आपको याद होगा कि 200 विधायक इन्हीं के अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ विधानसभा में धरने पे बैठे थे। क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी की आंख नहीं खुली थी? सभी ये कोशिश कर रहे थे कि केंद्र में हो सकता है मोदी जी, अमित शाह जी इन पर दबाव बना करके इनके संगठन मंत्री बंसल साहब के थ्रू जो है वो कहीं न्याय पा जाएंगे। वो उस आस में 5 साल तक बैठे रहे, लेकिन उपेक्षा की उपेक्षा होती रही। 2 साल तो कोविड में ही बीत गए। कोविड में एक अपने लोगों को वो बिस्तरा नहीं दिला सके और जिस तरीके से हिंदुओं की लाशों को चारा बनाया इन्होंने कुत्तों की, जिस तरीके से गंगा जी में लाशें बही और तमाम नदियों में लाशें बही, वो तो दर्शन अद्वितीय था ना। और सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि हमने माफियाओं पे कार्रवाई की। अरे साहब, अगर आपने माफियाओं पे कार्रवाई करी होती तो ये जौनपुर में जो है वो 25 लाख के इनामी बदमाश आपके क्षत्रिय समाज के धनी व्यक्ति जो हैं वो कैसे क्रिकेट खेल रहे थे? योगी आदित्यनाथ जी के सर पे ही तो खेल रहे थे। और चाहे बनारस के इनके माफिया साहब हों, उनके भाई इनके पार्टी में। अब वो तो छोड़िए दूसरी दुनिया की बात है, मैं तो सीधी बात कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर तो खुद ही 302, 307 के मामले हैं, दंगा भड़काने के मामले हैं। तो आप बताइए, मुख्यमंत्री तो खुद ही अपराधी हैं और डिप्टी मुख्यमंत्री पे मोहम्मद गौस का हत्या का आरोप रहा है, उनके ऊपर जो है वो अपहरण का आरोप रहा है, विचारण चल रहा है 419, 20, 67, 68, 71 अमानत में खयानत की और छल कपट और धोखाधड़ी की और पशु तस्करी की।
और एडीआर की रिपोर्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में ठीक है, कपिल जी, इन तमाम 117 चीजों के हम विधायक ऐसे जवाब हैं जिन पर हीनियस क्राइम है और 35 सांसद ऐसे हैं जिन पर हीनियस क्राइम है। गृह राज्य मंत्री हत्यारा है और उसको वो बैठाए हुए हैं अपने सीने से लगा करके। तो ये तो हत्या कराने वाले लोग हैं। बुलडोजर अगर एक जगह भी साहिल भाई पहुंचा हो तो मुझे बताइए, मैं मान लूंगा कि योगी जी और मोदी जी की सरकार जी इसका जवाब अच्छे से दे पाएंगे। तो दीपक जी के पास हम जाएंगे। आप बुलडोजर चला करके न्याय नहीं कर सकते। ठीक है। अवनीश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अवनीश का रुख कर लेते हैं। अवनीश, जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं और हमारे प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से एक बड़ा उठापटक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिला है पिछले 1-2 दिन में, काफी ज्यादा डैमेज यहाँ पर हो गया और डैमेज कंट्रोल में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई नजर आ रही है। इस वक्त की स्थिति की बात करें तो क्या स्थिति है? जी बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी ने अपना इस्तीफा दिया है, उसके बाद जिस तरीके से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर आरोप लगाया कि 5 साल की सरकार में पिछड़ों और दलितों की हमेशा उपेक्षा की गई, व्यापारी वर्ग की उपेक्षा की गई, बेरोजगारों की उपेक्षा की गई, नौजवानों की उपेक्षा की गई। तो साफ है कि ये आरोप तो लगा दिया, लेकिन उनका जो राजनीतिक भविष्य है वह कल तय होगा। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले ही कहा था कि 14 जनवरी को 11 बजे वह अपना राजनीतिक भविष्य बताएंगे और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें दल बदल और गठबंधन का दौर देखा गया, लेकिन जो जिस तरीके की तस्वीर 2017 की 2019 के लोकसभा में गठबंधन की दिखाई दी, उसका कुछ खास असर 2022 पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है ये 10 मार्च को तय होगा जब नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन साफ है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीद थी और जो ओबीसी के बड़े चेहरे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या दारा सिंह चौहान हो या धर्म सिंह सैनी हो, इनका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जाना कहीं ना कहीं डैमेज करता है भारतीय जनता पार्टी को। अब जब वो कल अगर समाजवादी पार्टी में जाते हैं तो एक तरीके से मजबूती भी मिलेगी, लेकिन उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति बना ली है और यही वजह है कि लगातार स्वतंत्र देव सिंह अब हमलावर हो रहे हैं। ट्वीट के माध्यम से अब साफ साफ वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में दलितों और पिछड़ों की हमेशा सम्मान रहा है, उनको तमाम योजनाएं हैं वो दी गई हैं और उनका भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति और वह विश्वास दिखाई देगा। तो लगातार अभी देखा जाए कि 2 दिन पहले मान मनोबल का दौर चल रहा था, लेकिन अब मान मनोबल का दौर खत्म हो चुका है और जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है उनका राजनीतिक भविष्य तो तय होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा कायम रहती है या समाजवादी पार्टी अपनी साख बचा पाती है, ये तो 10 मार्च को तय होगा। लेकिन जो राजनीतिक हालात है वह कहीं ना कहीं ये तस्वीर बयां कर रहे हैं कि अब एक तरीके से देखा जाए तो जो जातिगत समीकरण है उस जातिगत समीकरण की ओर सभी पार्टियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे। दीपक जी का रुख करेंगे। जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे और लगातार कई तरह के आरोप भी यहाँ पर कपीश जी ने लगाए हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। साथ ही साथ अगर इन तमाम नेताओं की और इन तमाम विधायकों की अगर हम बात करें, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, उनका भी यही कहना था कि ओबीसी वर्ग के साथ यहाँ पर ठीक ढंग से व्यवहार नहीं किया जा रहा है, दलितों के साथ ठीक ढंग से व्यवहार नहीं किया जा रहा और जब वो अपनी बात रखते हैं तो उन्हें अनसुना किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर दारा सिंह की बात करें तो उन्होंने भी यही कहा, बाकी के जो विधायक हैं उनका भी यही कहना है कि वो ठीक ढंग से अपनी बात यहाँ पर पार्टी के सामने नहीं रख पा रहे थे और उनकी बात को अनदेखा किया जा रहा था। अनदेखी का आरोप यहाँ पर लग रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अंदरूनी कलह एक भारतीय जनता पार्टी में भी उजागर होती हुई नजर आ रही है और अगर ये अंदरूनी कलह इसी तरह बरकरार रहती है तो विधानसभा चुनाव में तो बेहद ज्यादा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। साहिल जी, ये किसी भी प्रकार की कोई अंदरूनी कलह नहीं है, ये एक महत्वाकांक्षी लोगों की महत्वाकांक्षा है। वो चाहते कि किसी प्रकार से अगर भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिल रहा तो वो संगठन में काम करना नहीं चाहते। वो चाहते कि किसी न किसी प्रकार से अपनी सीट को एक सेफ रखा जाए। तो सेफ सीट करने के लिए उन्होंने देखा कि कहीं पे मुस्लिमों के साथ में, कहीं पे यादवों के साथ में, ऐसे पूरे प्रदेश को जातियों में बांटकर अपनी सीटों का एक आंकड़ा सेट किया कि किसी प्रकार से हम एक बार पुनः चुनाव में जीत जाए। ऐसा उन्होंने योग निकाला, परंतु इनको ये जानकारी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के अंदर ये जाति, धर्म, मत, पंथ की भाषा को, क्षेत्र की राजनीति को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया था। ये 2019 में भी हुआ, 2017 में भी हुआ और भारतीय जनता पार्टी यही दोहराने जा रही है 2022 के अंदर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्थापित की गई इस प्रकार की राजनीति में जिसमें जाति, भाषा, मत, पंथ, मजहब को किसी भी प्रकार की कोई जगह नहीं है। आज का युवा जानता है कि वो किधर की तरफ जाना चाहता है, वो एक संपूर्ण राष्ट्र की तरफ सोच रहा है और जिस प्रकार से मोदी जी और योगी जी के डबल इंजन की सरकार में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना, तो उस उत्तर प्रदेश बनने की गति को किसी भी प्रकार से रोका जाए, भ्रष्टाचारियों को उसमें घुसाया जाए,
उत्तम प्रदेश किस तरीके से बना ये बता दीजिए। जी आपकी बात को मैंने रोका नहीं था, पहले पूरी बात सुन लीजिए। दीपक भाई, उत्तम प्रदेश किस तरीके से बना? अरे हाँ, उत्तम प्रदेश किस प्रकार से बना है वो आपको भी पता है। हमने बता तो दें कि उत्तम प्रदेश किस तरीके से बना है। हम तो एक क्वेश्चन पूछ के चुप है। 2017 तक 15 मेडिकल कॉलेज नहीं थे, आज उसी प्रदेश के अंदर 59 मेडिकल कॉलेज है। 2 एयरपोर्ट थे, आज उसी प्रदेश के अंदर 4। कहाँ है मेडिकल कॉलेज? दिखा दीजिए। और 5 कितना बेड टिकट आपने जारी किया? दिखा दीजिए। सुनिए, कहाँ है, कहाँ बनाए हैं? अरे भाई 5 का नाम बताइएगा बघेल साहब। पूरी लिस्ट आपको 5 का नाम बता दीजिए। व्हाट्सएप कर दें, पूरी लिस्ट आपको व्हाट्सएप कर दें, चाहिए तो बताइए। 59 के मैं बता रहा हूँ कि जरा बेड टिकट बता दीजिए कितने पे लग गया है। हमने तो कहाँ है? सुनिए, आपने किसानों को कर्ज माफी बताइए ना। 11,000 करोड़ रुपए का आपका छोड़ के गन्ना भुगतान का वो हमने उनको सम्मान दिलाया। गन्ना भुगतान हमने कराया, 4.5 लाख नौकरी किसान को कर्ज आप माफ नहीं किए। बताइए किस वर्ष का मांगे? आवास हमने 43 लाख दिया। अरे बताइए किस आधार वर्ष का आपने कर्जा माफ किया है? अरे किस आधार पर? किस आधार पर? चलिए ठीक है, जनता इस बात का ज्यादा अच्छे से जवाब दे पाएगी आने वाले विधानसभा चुनाव में कि किसने कितना काम किया है। काम पर हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे अभी। अब देखिए वो बोलते जा रहे हैं, बताने के लिए नहीं तैयार है। ठीक है ना कपिल जी, देखिए आपको पूरा समय दिया गया था। कपिल जी ठीक है, हम यहाँ पर काम गिना ही नहीं रहे, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता खुद जवाब दे देगी किसने कितना काम किया है, उस पर हम नहीं जा रहे। ठीक है, अभी वो तो वही देखिए जिस टॉपिक पे बैठे हैं वो भाग रहे हैं। ठीक है दीपक जी आप टॉपिक पे रहिए और अपनी जवाब बात पूरी कीजिए। ठीक है दीपक जी। जी मैं उसी टॉपिक पर बना हुआ था। कपिल जी ने काम पूछे, गंगाजल से पूछा तो नए संस्कारों का ज्ञान नहीं है, ना भारतीय परंपराओं का। चलिए ठीक है कोई बात। कपिल जी का ही सवाल था, मेरा सवाल नहीं था। इन्होंने पूछा, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। हाँ, आप अपनी जल्दी से बात पूरी कीजिए, फिर कपिल जी का रुख हम करेंगे। बोलिए। आज जिन गुंडों की बात कर रहे हैं तो उनका महिमा मंडन ये करते हैं, उनको मेडल की तरह अपने छाती पे लगाकर ये चलते हैं। इनके आजम खान ने भूमाफियाओं की तरह 1000 हेक्टेयर जमीन को घेरा, उस भूमाफिया के लिए इनका दिल पसीजता है। फिर बोलते हैं कि कार्रवाई नहीं करते, कभी बोलते हैं कि कार्रवाई करते हैं। अगर आईटी ग्रेड इनके यहाँ लोगों पे पड़ जाती है तो ये बोलते हैं कि सेंट्रल की एजेंसियां करवाते हैं। तो भैया ये एक बार स्पष्ट तो कर दो, अगर उससे पहले अगर आजम खान पे हो गई तो वो कार्रवाई सही थी या उसके बाद दीपक जी? ठीक है, कार्रवाई छोड़िए आप, अभी हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उस पर बात कीजिए। आप ये बताइए कि आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी की डैमेज कंट्रोल को लेकर, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और जिस तरीके से एक के बाद एक झटके यहाँ पर लग रहे हैं, चिंता का विषय तो यहाँ पर है। शीर्ष नेतृत्व भी इसका संज्ञान ले चुका है, लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अब मान मनोबल का जिस तरीके से बात निकलकर सामने आ रही थी कि वो दौर भी खत्म हो चुका है। अब आगे क्या रणनीति रहने वाली है, इस पर फोकस करते हैं हम। ये बता दीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जनता के लिए काम किया है, जनता को लाभ पहुंचाया, उनके लिए जो कल्याणकारी योजना चलाई है, उसी मत पर भारतीय जनता पार्टी उनके बीच में जा रही है, उनका आशीर्वाद ले रही है। पूर्व में भी आशीर्वाद दिया है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही आशीर्वाद लेती रहेगी और जनता उनका पूर्ण रूप से समर्थन कर रही है भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने तय कर दिया, लगभग 150 सीटों पे हमारे लगभग प्रत्याशी भी तय हैं। उनके जल्दी ही नामों की घोषणा हो जाएगी और उसके बाद हम सीधे चुनाव में जाएंगे और जनता का समर्थन प्राप्त करेंगे। ठीक है कपिल जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का रुख किया जा रहा है, यहाँ पर कई नेता हैं जो दूसरी पार्टियों से समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं। ठीक है, सीधे शब्दों में भले ही अभी कोई ना कहे, लेकिन सबके पास यही है कि समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर वो आगे अपनी राजनीति देख रहे हैं। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के हित में ये होगा? क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि अगर एक दल को छोड़ा जा सकता है तो वो दूसरे दल को भी छोड़ सकते हैं। इस बात की गारंटी कौन लेगा? नहीं, जो आपका प्रश्न है उसका मूल आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ तो देख ही लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ यही लोग गए थे, तब 350 सीट ये जीत करके आए थे। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर ओबीसी समाज के साथ, दलित समाज के साथ इंसाफ किया होता तो आज फिर ये सत्ता में आ जाते उन्हीं के दम पर। लेकिन चक्कर इस चीज का है कि इन्होंने एक तो डेवलपमेंट नहीं किया, ऊपर से जो आपने ओबीसी समाज का और दलित समाज के साथ जातियां की हैं, एक दलित बेटी को आपने 2 बजे रात में पेट्रोल डाल के जलवा दिया कूड़े के अंदर। बताइए, उसको अंतिम संस्कार नहीं प्राप्त हुआ। और इनके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी जो हैं, वो कह रहे थे बिटिया के साथ बलात्कार नहीं हुआ, और जब सीबीआई की चार्जशीट आई तो उसमें बलात्कार सामूहिक दिखा दिया। और जो लोग बलात्कार किए थे, इनके नेता उनके साथ जो है वो चौपाल लगा रहे थे और आंदोलन कर रहे थे। आप देखिए कि ये कहाँ खड़े हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो हड़का रहा था, ये आपके सामने है, और हाईकोर्ट ने इनको आईना दिखा दिया था।
तो कहने का मतलब है, ये तो हम आपको एक उदाहरण दिए हैं। ऐसे ही आपने देखा कि गोरखपुर के अंदर दलित समाज के साथ हुआ, ऐसा ही आपने देखा सीतापुर के सामने हुआ, ललितपुर में हुआ। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर इन्होंने वाकई जस्टिस किया होता, इन्होंने सिर्फ क्षत्रियवाद किया। ठीक है, तो मतलब कपिल जी, मेरा सीधा सवाल जैसे आप कह रहे हैं कि जस्टिस नहीं हुआ है इन मंत्रियों के साथ, इन विधायकों के साथ, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा है। क्या समाजवादी पार्टी वो जस्टिस, वो न्याय कर पाएगी? सीधा सवाल, जल्दी से जवाब। विधायकों के ही साथ नहीं, उनके समाज के लोगों के भी। चलिए ठीक है, तो समाज के साथ ही मैं बात कर लूं अगर, तो क्या समाजवादी पार्टी उस विचारधारा के तहत चल पाएगी जिस विचारधारा के तहत वो लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं? उसका कारण है, हाँ, जल्दी वैचारिक तालमेल है हमारा। समता मूलक समाज की स्थापना करना, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को लागू करना, जातीय जनगणना कराना, आरक्षण का सही हिसाब से बंटवारा करना, ये समाजवादी पार्टी और उनके में वो भी यही चाहते हैं। ठीक है, और हम भी यही चाहते हैं। जो न्यायिक समिति की रिपोर्ट आई हुई है उसको लागू किया जाएगा। राजभर साहब जिस कमेटी की बात कर रहे हैं उसको लागू करेंगे हम लोग। चलिए, और वही बात नहीं है, डेवलपमेंट का काम होगा। ठीक है, हमारा वर्जन आ रहा है, 300 बिजली की यूनिट हम लोग फ्री देने जा रहे हैं। ठीक है, किसानों को जो है वो बिजली देने जा रहे हैं। बच्चों को लैपटॉप देने जा रहे हैं, विदेश में पढ़ाई कराने जा रहे हैं। सब कुछ तो उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने किया था और हमने डिलीवर्ड किया था, इन्होंने अनडिलीवर्ड किया। ये टैबलेट दे रहे हैं झूठ। चलिए, आपका ये भरोसा कितना कामयाब होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अवनीश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, जिस तरीके से आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, सबकी अपनी अपनी बात है, सब अपनी अपनी तरीके से एक विश्वास भी यहाँ पर कायम रख चुके हैं कि उनकी ही सरकार यहाँ पर बन रही है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किसके सर पर ताज सजाती है और किसको बाहर का रास्ता दिखाती है। लेकिन अभी फिलहाल की अगर समीकरण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के विपरीत ये समीकरण बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक झटके यहाँ पर लग रहे हैं। डैमेज कंट्रोल की पुरजोर कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के सामने भी बड़ी चुनौती है। तो इन चुनौतियों के लिए कल का दिन बेहद खास यहाँ पर माना जा रहा है। उस लिहाज से अगर बात की जाए तो क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जल्दी से। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए कल बड़ा दिन हो सकता है जब स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी उनका दामन थामेंगे और तमाम जो उनके सहयोगी विधायक है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है वह समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। तो कहीं ना कहीं जो एक फायदा है वो ओबीसी वर्ग के बीच एक संदेश जाता हुआ दिखाई देगा और उन्होंने जो आरोप लगाया है उस पर कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग अब विचार करना शुरू कर देगा। लेकिन साफ है कि अगर गठबंधन की राजनीति करें या दल बदल की तो यह पहली बार इनके साथ नहीं है। अगर बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की तो स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में रहे, फिर भाजपा में आकर उन्होंने जीत हासिल की, मंत्री बने। उसके बाद अगर बात करें धर्म सिंह सैनी की तो धर्म सिंह सैनी 4 बार बहुजन समाज पार्टी से विधायक रह चुके हैं। 2017 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। वहीं अगर दारा सिंह चौहान की बात करें तो दारा सिंह चौहान भी समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं ना कहीं एक दल बदल जो है इनके रूप में देखा गया है और इनके बीच देखा गया है। तो उसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा ये जो नतीजे आएंगे वो बताएंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल हालात हैं उसमें साफ है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपना पड़ा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रही है और उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक और कई बड़े नेता जो हैं, कई बड़े चेहरे उनके संपर्क में हैं और वह 14 जनवरी को स्पष्ट कर देंगे कि कौन कौन से चेहरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। यानी दल बदल का दौर जारी है, जातीय समीकरण का बदलना बिगड़ना जारी हो चुका है। जो नतीजा आएगा वही बताएगा, लेकिन जनता को तय करना है कि आखिर किस तरीके से किन मुद्दों पर बातचीत करनी है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को आगे ले जा रही है। लगातार विकास की बात मुख्यमंत्री अलग अलग मंचों से करते आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के पास कि उनको 5 साल का उन्होंने कार्यकाल किया है, इस कार्यकाल से जनता कितना खुश होती है ये नतीजे बताएंगे। क्योंकि 2017 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की नीतियों का विरोध किया था और बताया था कि चलिए अवनीश, समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर दल बदल की राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है और ओबीसी नेता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सभी का ये कहना है कि वो इस विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी में काम नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर पार्टी का दामन छोड़ दिया है। लेकिन क्या एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या उन्हें हार का डर सता रहा था जिसकी वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन यहाँ पर छोड़ा है? तो इन तमाम सवालों के बीच अभी क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस
any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now